सबा खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 19 जनवरी 2026 और आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज। इस शो में आज आपको दिखाएंगे ईरान पर जंग के साए में इसराइल को नए F-35 फाइटर जेट्स मिले, क्या अगला हमला है करीब। मिडिल ईस्ट में हलचल तेज, अमेरिकी फौज और भारी हथियारों की बम्पर तैनाती, क्या ट्रंप देने वाले हैं ईरान पर हमले का हुक्म। तेहरान में फिलिस्तीनी एम्बेसडर पर हमला, आखिर ईरानी क्यों बन गए दुश्मन। डोनाल्ड ट्रंप का गजा प्लान उल्टा पड़ने का दावा, क्या हमास हो रहा है मजबूत। सीरिया में फौरी सीज फायर, क्या कुर्द सच में पीछे हटेंगे। और जहन्नुम बन चुका है सूडान, क्या दुनिया सिर्फ देती रहेगी बयान। शुरुआत करते हैं इस शो की। ईरान, गजा और सीरिया से ताल्लुक रखने वाली तमाम खबरें बेहद बेहद अहम हैं। पहली खबर, ईरान पर मंडरा रहे एक बड़े जंग के खतरे के बीच इसराइल से एक ऐसी खबर आ रही है जो अमन चाहने वालों के लिए बिल्कुल भी अच्छा सिग्नल नहीं है। फिलहाल तो इस मौसम में, इस माहौल में इसराइल की एयरफोर्स को अमेरिका से 3 नए F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स की ताज़ा खेप मिल गई है। ये उनकी तस्वीरें हैं। 18 जनवरी को आए इतवार को ये तीनों जंगी जहाज, तीनों हवाई जहाज जो जंग में इस्तेमाल होते हैं, वो इसराइल के नवेतिम एयरबेस पर लैंड हो चुके हैं। इन 3 नए F-35 फाइटर जेट्स के शामिल होने के बाद अब इसराइल के पास कुल 48 ऐसे हाईटेक जहाज हो गए हैं जो उसे अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा F-35 बेड़ा रखने वाला मुल्क बनाते हैं। ये 3 जेट उसी बड़ी डील का हिस्सा हैं जिसके तहत इसराइल को अपनी ताकत 25 से बढ़ाकर 50 जहाजों तक ले जानी है। हालांकि ये जहाज 2025 के आखिर में आने थे, लेकिन इनकी डिलीवरी में थोड़ी देर हुई और अब ये ऐसे वक्त में पहुंचे हैं जब मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा है। क्या टाइमिंग है इसकी। हर बार कहता हूं कि टाइमिंग पर ध्यान दिया करें, चाहे पॉलिटिक्स हो, बयान हो या एक्टिविटीज हो। टाइमिंग ही सब कुछ है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले साल जून में बेंजामिन नेतन्याहू इसी एयरफोर्स और इसी F-35 के दम पर ईरान पर हमला करवा चुका है। ऐसे में इन 3 नए साइलेंट किलर्स का इसराइल पहुंचना ये साफ इशारा है कि अगली बड़ी कार्रवाई की तैयारी शायद मुकम्मल की जा रही है। IDF ने कल रात 12 बजे के करीब इन जेट्स की ये तस्वीरें शेयर करके एक साइलेंट मैसेज देने की कोशिश की है। रात 12 बजे के करीब 11 बजकर कुछ मिनट पर क्या इतनी जल्दबाजी जी, सुबह कर देते। खैर छोड़िए, सोचिए ना, नेतन्याहू तैयार नहीं था ट्रंप के हमले के लिए, कि तैयारी मुकम्मल नहीं थी। क्या ये वो तैयारी थी। दोस्तों, F-35 कोई मामूली जहाज नहीं है। ये दुश्मन की रडार की नज़रों में आए बिना हमला करने की कुव्वत और ताकत रखते हैं। जहां एक तरफ अमेरिका अपने जंगी जहाज ईरान की तरफ मोड़ रहा है, वहीं इसराइल का अपने हवाई बेड़े को इस तरह मजबूत करना पूरे रीजन के अमन के लिए एक बड़ा खतरा है। अब सवाल यह है, क्या इन नए जहाज़ों के दम पर नेतन्याहू एक बार फिर जून जैसा कोई बड़ा हमला करने की हिमाकत करेगा, और क्या ईरान इन ताकतवर जहाज़ों का कोई तोड़ निकाल पाएगा। एक और बड़ी खबर सर, मिडिल ईस्ट में अमेरिका एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है और उसके लिए वो बहुत तेज़ी से फौज और जंगी साजो सामान इस रीजन में डंप कर रहा है। ये ईरान के लिए एक बड़ा खतरा बनने जा रहा है और यकीन मानिए कुछ बड़ा होने वाला है। मिडिल ईस्ट में बारूद का ढेर बिछ चुका है और अब बस एक चिंगारी लगाने की देरी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर किसी भी वक्त हमले का हुक्म दे सकते हैं। ये बात हवा हवाई नहीं है। तैयारी को समझिए तो आपको इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा। और इसकी तैयारी के लिए, इस हमले की तैयारी के लिए अमेरिकी फ़ौज ने पूरे इलाके में अपना घेरा मजबूत करना शुरू कर दिया है। 3 दिन पहले से ट्रंप ने जो हमला टालने वाले बयान देने शुरू किए हैं, वो सब बकवास थे। हकीकत वही है जो हमारा शक था। ये सब वक्त गुजारने की चाल थी शायद। ताज़ा खबर यह है कि अमेरिका का बहुत बड़ा जंगी जहाज USS अब्राहम लिंकन अपने पूरे बेड़े के साथ स्ट्रेट ऑफ मलक्का तक पहुंच चुका है और अगले 5 दिनों के अंदर ये ईरान के करीब पहुंच जाएगा। इस जहाज के साथ 2 और बड़े जंगी जहाज और सैकड़ों मिसाइलें हैं जो ईरान के किसी भी कोने को निशाना बना सकती हैं। इस जहाज के बारे में हमने आपको 3 या 4 दिन पहले बताया था, लेकिन ये 5 दिन वाला शूशा भी बस ड्रामा लगता है। शायद ईरान पर एक्शन उससे पहले हो जाएगा और ये जहाज अब्राहम लिंकन तो बस बाद के हालात से निपटने के लिए लाया जा रहा है और 5 दिन तक ईरान को बेफिक्र रखने के लिए भी लाया जा रहा है कि चलो अब्राहम लिंकन तो आया नहीं, अभी 5 दिन है,
ईरान इस बात को समझ रहा है। ब्रिटेन से जहाज उड़े हैं, जंगी जहाज। इतना ही नहीं, पिछले 24 घंटों के अंदर अमेरिका के 12 F-15 फाइटर जेट्स जॉर्डन पहुंच चुके हैं और आने वाले दिनों में भी और भी ज्यादा फाइटर प्लेन्स इस इलाके में तैनात किए जाएंगे। रिपोर्ट है, सामने पढ़ लीजिए। वेस्ट मकाऊ यानी डिएगो गार्सिया के अमेरिकी मिलिट्री बेस पर भी भारी कार्गो प्लेन्स लैंड कर रहे हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि अमेरिका एक बहुत बड़े हमले की रसद जमा कर रहा है। अमेरिकी अफसरों ने साफ कह दिया है कि तमाम रास्ते खुले हैं, यानी ऑल ऑप्शंस आर ऑन द टेबल। और वो ट्रंप को इतने ऑप्शन देना चाहते हैं कि वो जब चाहें और जहां चाहें ईरान को दहला सकें, ईरान को स्ट्राइक कर सकें। उधर इसराइल में भी हलचल बहुत तेज है। वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने इतवार को अपने बड़े डिफेंस अफसरों मिनिस्टर्स के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की है कल रात। इसराइली हुकूमत को पूरा यकीन है कि ट्रंप का ईरान पर हमला करना अब सिर्फ एक अंदेशा नहीं है, बल्कि एक हकीकत बन सकता है। इमिनेंट होके रहेगा, होगा। इसराइल को पता है, यही वो मान रहा है। दोस्तों, ये पूरी तैयारी बताती है कि ईरान के इर्द गिर्द शिकंजा कसा जा चुका है। ट्रंप की जिद और अमेरिका की बढ़ती फौज क्या ईरान को मात दे पाएगी, या फिर ये तानातनी किसी ऐसी अजीम जंग में बदल जाएगी जिसे रोकना किसी के बस में नहीं होगा। फिलहाल इस बारे में कोई भी अभी से अंदाजा नहीं लगा सकता, और मैं भी नहीं। कुल मिलाकर ये तो कहा जा सकता है कि पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त एक बड़ी आग के दहाने पर बैठा है, एक एक लम्हा गिन रहा है, चाहता है कि अमन कायम रहे, लेकिन आगे क्या आएगा, क्या होगा, कोई नहीं जानता। बढ़ते हैं आगे। जब ईरानी फिलिस्तीनियों के दुश्मन बन जाएं तो हर कोई हैरान हो जाता है। ये खबर कुछ ऐसी ही है। ईरान की दारुल हुकूमत तेहरान से बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर आई है। हजारों की तादाद में सड़कों पर उतरे मुजाहिरीन यानी प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीनी अथॉरिटी की एम्बेसडर सलाम अल जवावी के घर पर हमला बोल दिया। मैडम है ये। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 200 लोगों की भीड़, दंगाइयों की भीड़ ने एम्बेसडर के घर पर धावा बोला। वहां जमकर नारेबाजी की गई और मोलोटोव कॉकटेल यानी पेट्रोल बमों से हमला किया गया। भीड़ इस कदर गुस्से में थी कि उन्होंने जबरदस्ती घर के अंदर घुसने की कोशिश की, जिसकी वजह से वहां काफी तोड़फोड़ हुई और हालात बेहद बेकाबू हो गए। इस हमले के दौरान फिलिस्तीनी एम्बेसडर सलाम अल जवाबी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि भीड़ और धुएं की वजह से उनका दम घुटने लगा, जिसके बाद उन्हें फौरन इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। जान बचाने के लिए एम्बेसडर, उनकी बेटी, उनकी फैमिली और एम्बेसी का बाकी स्टाफ घंटों तक घर के बेसमेंट में छिपे रहे और हुकूमत की सिक्योरिटी फोर्सेस के आने का इंतजार करते रहे। तब जाकर उनकी जान बची जब वो फोर्सेस आ गई। ये पूरा वाकया ईरान में चल रहे उन बड़े दंगों और प्रोटेस्ट के बीच हुआ जो 8 जनवरी से शुरू हुए थे। जिन लोगों ने मस्जिदों तक को आग लगा दी, वो भला फिलिस्तीनियों के सगे भी कैसे हो सकते हैं। अब तो इन दंगाइयों के ईरानी होने पर भी दुनिया को शक हो रहा होगा। अब गजा की खबरें। इसराइल के डिफेंस महकमे के बड़े अफसरों ने अपनी सरकार को बहुत बड़ी वार्निंग दे डाली है। चैनल 12 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज के आला अफसरों का मानना है कि ट्रंप के नए गजा पीस प्लान ने हमास के हौसले पस्त करने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ा दिए हैं। डिफेंस अफसरों ने हुकूमत के साथ हुई बातचीत में साफ कहा है कि ट्रंप की बोर्ड ऑफ पीस वाली स्कीम के दूसरे दौर यानी फेज 2 ने हमास को फिर से खड़ा होने की उम्मीद दे दी है। खास तौर पर इस बोर्ड की कमेटी में तुर्की और कतर जैसे मुल्कों के नुमाइंदों को शामिल करने से हमास को लग रहा है कि अब उसे दुनिया का साथ मिल सकता है। ये इसराइली ऑफिशियल्स का मानना है। उनके बहुत गहराइयों तक दर्द हो रहा है इस बात से कि तुर्की और कतर क्यों गजा आ रहे हैं। इसराइली फौज के इन बड़े अफसरों को डर है कि ट्रंप का ये नया प्लान हमास को लंबी लड़ाई और नई हिम्मत देने का मौका दे रहा है। उनका कहना है कि अगर गजा के मैनेजमेंट में तुर्की और कतर का असर बढ़ा तो पिछले 2 सालों में इसराइली फौज यानी आईडीएफ ने वहां जो कुछ भी हासिल किया है वो सब धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाएगा। तबाही और कत्ल गारत के अलावा क्या हासिल किया है। एक तरफ ट्रंप इसे अमन लाने का तरीका बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ इसराइली फौज को लग रहा है कि इससे हमास को जड़ से खत्म करना नामुमकिन हो जाएगा। दोस्तों, ये रिपोर्ट बताती है कि इसराइल की फौज और उसकी सियासी लीडरशिप के बीच कितनी गहरी दरार पैदा हो गई है। और ये खबर ये भी बताती है
कि फिलहाल फ़लस्तीनियों को या हमास को बख्शने के मूड में इसराइल बिल्कुल भी नहीं है। गजा के मोर्चे से इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। मगरबी मीडिया और अल अरबी अल जदीद के मुताबिक हमास आने वाले कुछ ही दिनों में गजा का पूरा इंतज़ाम एक नई टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले करने जा रहा है। काहिरा में हुई एक अहम मीटिंग के बाद हमास की तरफ से पैगाम भेजा गया है कि वो गजा की जिम्मेदारी छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी शर्त है। हमास ने दो टूक लफ्ज़ों में कहा है कि जब तक इसराइल सीज़ फायर समझौते के पहले दौर की तमाम शर्तें पूरी नहीं कर देता, तब तक वो यानी कि हमास अगले कदम पर अमल नहीं करेगा। ये पूरा मामला तब पेचीदा हो गया जब अमेरिकी हुकूमत ने दावा किया कि समझौते का दूसरा दौर 2-3 दिन पहले ही शुरू हो चुका है। इधर हमास ने बिचौलिए के जरिए साफ कर दिया कि वो समझौते के दूसरे दौर में होने वाली हथियारों की बात तब तक नहीं सुनेगा जब तक पहले दौर में तय हुआ सीज फायर पूरी तरह लागू नहीं हो जाता। यानी पेच डिमांड्स पर आकर फंस गया है। बढ़ते आगे, सीरिया की जंग के मैदान से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। कई दिनों की भारी गोलीबारी और खूनी झड़पों के बाद सीरियाई हुकूमत और कुर्द लड़ाकों यानी कि एसडीएफ के बीच एक मुकम्मल और फौरी सीज फायर पर समझौता हो गया है। ये समझौता इतवार को उस वक्त हुआ जब सीरिया की फौज तेजी से आगे बढ़ते हुए नॉर्थ ईस्ट सीरिया के इलाकों में कुर्दों के कब्जे वाली जमीन के अंदर तक दाखिल हो गई। दोनों पार्टीज ने अब तमाम महाजों पर, तमाम मोर्चों पर जंग रोकने का फैसला कर लिया है। सीरिया के सदर अहमद अल शरा के दफ्तर से जारी किए गए एक बयान के मुताबिक इस समझौते की सबसे बड़ी शर्त यह है कि कुर्द लड़ाकों को फुरात दरिया यानी फुरात नदी के मशरकी हिस्से की तरफ पूरी तरह पीछे हटना होगा। यानी जिस जमीन पर अब तक कुर्दों का दबदबा था, वहां से उन्हें अपनी फौजें हटानी होगी। दोस्तों, ये खबर बताती है कि सीरिया में पावर का पलड़ा अब बदल रहा है। जहां पिछले कई दिनों से हालात बेकाबू थे, वहां इस सीज फायर से फिलहाल खून खराबा रुकने की उम्मीद जगी है। लेकिन सवाल वही है कि क्या कुर्द लड़ाके इतनी आसानी से अपनी पुरानी चौकियां छोड़ देंगे, और क्या सीरिया की हुकूमत इस समझौते पर लंबे वक्त तक अमल कर पाएगी? सूडान से एक बेहद दर्दनाक और रूह कपा देने वाली खबर सामने आई है। यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स चीफ वोल्कर टर्क ने मुल्क के ताज़ा हालात को जहन्नुम जैसे हालात करार दिया है। करीब 3 साल से जारी इस खूनी जंग ने सूडान की आवाम को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। पोर्ट सूडान के अपने पहले दौरे पर पहुंचे वोल्कर टर्क ने उन ताकतों को जमकर फटकार लगाई जो इस जंग में पैसा और हथियार झोंक रहे हैं। उन्होंने इसे बेहद शर्मनाक बताया कि जिस पैसे का इस्तेमाल भूखे लोगों का पेट भरने और दवाइयों के लिए होना चाहिए था, उसे ड्रोन और खतरनाक जंगी साजो सामान खरीदने में बर्बाद किया जा रहा है। सूडान में इस वक्त हालात ये हैं कि हर 3 में से 2 इंसानों को फौरी तौर पर मदद की ज़रूरत है और करोड़ों लोग भुखमरी की कगार पर हैं। वोल्कर टर्क ने बताया कि उन्होंने खुद उन लोगों की कहानियां सुनी हैं जिन्होंने दारफुर और कोर्दोफान जैसे इलाकों में अपनी आंखों के सामने कत्लेआम और बर्बरता देखी है। जंग के मैदान में अब बच्चों को फौजी बनाया जा रहा है और आम लोगों के हाथों में हथियार थमाए जा रहे हैं, जिससे पूरा समाज वायलेंस की, हिंसा की आग में झुलस रहा है। ताज़ा ड्रोन हमलों ने अस्पतालों और बिजली घरों को भी नहीं बख्शा, जिससे पूरा मुल्क, पूरा सूडान अंधेरे और बीमारी की चपेट में आ गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें तो बहुत थीं, लेकिन इतना लंबा बुलेटिन आप देखते नहीं हैं, तो बाकी खबरें मर ना जाएं, उन्हें हम और किसी वीडियो में लाएंगे। सलामत रहिए, खुश रहिए।